बात 80 के दशक की है। भारत में घड़ियों का मतलब सिर्फ एक नाम हुआ करता था, HMT। ये महज एक सरकारी कंपनी नहीं थी, ये एक रुतबा था। अगर आपको एक अच्छी HMT की घड़ी चाहिए तो जेब में पैसे होना काफी नहीं था, आपकी पहुंच होनी भी जरूरी थी। किसी बड़े नेता या बाबू से सिफारिश लगवानी पड़ती थी। घड़ियां ब्लैक में बिकती थी। लोग अपनी शादी के लिए महीनों पहले से HMT की बुकिंग करवा कर रखते थे। डिजाइन के नाम पर सिर्फ एक उबाऊ और भारी भरकम डायल होता था, जिसे रोज सुबह उठकर चाबी भरनी पड़ती थी। पूरा देश इसी सरकारी घड़ी के टाइम पर चल रहा था। लेकिन टाटा ग्रुप में काम करने वाला एक पारसी ऑफिसर इस टाइम को बदलना चाहता था। उसका मानना था कि घड़ी सिर्फ वक्त देखने की मशीन नहीं है, ये एक स्टाइल है, एक गहना है। इस अधिकारी का नाम था ज़र्क्सेस देसाई। लेकिन देसाई के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा थी खुद भारत सरकार। ऐसा इसलिए क्योंकि उस दौर में देश में भयंकर लाइसेंस राज हुआ करता था। सरकार विदेशी मशीनों और पुर्जों को भारत लाने की आसानी से इजाजत नहीं देती थी। इंपोर्ट पर भारी टैक्स और पाबंदियां थी। सरकार का सीधा उसूल था कि HMT के एकाधिकार को कोई प्राइवेट कंपनी चुनौती न दे सके। लेकिन देसाई हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने एक ऐसा दांव चला जिसने भारत के हर इंसान की कलाई और हर औरत के गले का हार हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबरगांव। और आज किस्सा में हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े और भरोसेमंद कंज्यूमर ब्रांड टाइटन की, जिसने एक सरकारी कंपनी का घमंड तोड़ा। यह कहानी है टाइटन की। हम आपको बताएंगे कि कैसे टाटा ने तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर होसूर के एक बीहड़ जंगल में दुनिया की सबसे मॉडर्न फैक्ट्री खड़ी कर दी। बात करेंगे कि कैसे जिस तनिष्क के गहनों के लिए देश की महिलाएं दीवानी थी, उसी कंपनी की 18 कैरेट वाली एक गलती ने एक कंपनी को सड़क पर ला दिया था। कैसे एक अनजान बाजार में घुसने की जिद ने कंपनी को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया और कैसे कैरेट मीटर नाम की एक जादुई मशीन ने देश भर के बेईमान ज्वेलर्स की नींद उड़ा दी थी। इन सबके बीच हम आपको दलाल स्ट्रीट के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला का वो किस्सा भी सुनाएंगे, जिन्होंने महज 30 रुपए के एक डूबते हुए शेयर पर दांव लगाकर शेयर बाजार का इतिहास रच दिया। और फिर इसी एक कंपनी ने उन्हें भारत का सबसे बड़ा अरबपति बना दिया। तो आइए चलते हैं 1980 के दशक के उस होसूर में, जहां से शुरू हुई थी भारत के सबसे आइकॉनिक ब्रांड टाइटन की कहानी। बात 1977 की है। टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी TAS के एक तेज तर्रार अधिकारी थे ज़र्क्सेस देसाई। देसाई को भारत के उस घिसे पिटे घड़ी बाजार में एक बहुत बड़ा मौका दिख रहा था। वो एक ऐसी घड़ी बनाना चाहते थे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हो और जिसे पहनना एक स्टाइल स्टेटमेंट बन जाए। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। उस वक्त भारत में लाइसेंस राज था, बाजार में मुट्ठी भर कंपनियों का दबदबा था और सरकारी नीतियां प्राइवेट कंपनियों को आगे नहीं बढ़ने देती थी। घड़ियों के अच्छी क्वालिटी के पुर्जे इंपोर्ट करने पर भारी टैक्स और पाबंदियां थी। लेकिन देसाई एक अलग ही मिट्टी के बने थे। उन्होंने सिस्टम को उसी के खेल में हराने का प्लान बनाया। साल 1984 में टाटा ग्रुप ने तमिलनाडु सरकार की एक संस्था टिडको यानी तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ हाथ मिला लिया। इससे पहले टिडको ने कई और घड़ी बनाने वाली कंपनियों से बात की थी, लेकिन बात नहीं बनी थी। टाटा का टा और तमिलनाडु का टन दोनों को मिलाकर एक नई कंपनी का जन्म हुआ। नाम रखा गया टाइटन। सरकार के साथ इस जॉइंट वेंचर का फायदा यह हुआ कि देसाई को घड़ी बनाने का रास्ता मिल गया।
लेकिन विदेशी मशीनें खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा यानी डॉलर्स चाहिए थे। इसके लिए देसाई अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी पहुंच गए। वहां उन्होंने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी आईएफसी से मदद मांगी। आईएफसी को यह प्रोजेक्ट इतना पसंद आया कि उन्होंने खुद टाइटन में हिस्सेदारी खरीदने का फैसला कर लिया। अब बारी थी फैक्ट्री लगाने की। इसके लिए देसाई ने चुना तमिलनाडु का होसूर इलाका और बेंगलोर में उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया। लेकिन होसूर को ही क्यों चुना गया, इसके पीछे भी एक दिलचस्प किस्सा है। होसूर बेंगलोर से नजदीक था, जहां एचएमटी का हेडक्वार्टर और सबसे बड़ी फैक्ट्री हुआ करती थी। देसाई का सीधा प्लान था कि एचएमटी में काम करने वाले बेहतरीन और अनुभवी कारीगरों को वहां से तोड़कर टाइटन में लाया जाए। देसाई एचएमटी में सेंध लगाना चाहते थे और उनका यह दांव एकदम सटीक बैठा। एचएमटी में उस वक्त टॉप टैलेंट वाले लोगों के लिए ऊपर बढ़ने के मौके बहुत कम थे, इसलिए बेहतरीन इंजीनियर्स और मैनेजर्स का वो पूरा जत्था जो एचएमटी में नाराज था, वो वहां से टूटकर टाइटन में आ गया। देसाई ने इस फैक्ट्री को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिसंबर 1986 में टाइटन की फैक्ट्री से घड़ियों का पहला बैच बनकर निकला। इनमें से एक खास क्वार्ट्ज घड़ी खुद जेआरडी टाटा को गिफ्ट की गई। लेकिन यहां एक ऐसा वाकया हुआ जिसने टाइटन की टीम की सांसें अटका दी। जेआरडी टाटा को जो घड़ी दी गई थी वो सही वक्त नहीं बता रही थी, यानी वो ठीक से काम नहीं कर रही थी और ये कंपनी के लिए एक बहुत ही शर्मिंदगी भरा पल था। लेकिन क्या इस एक झटके से देसाई हार मानने वाले थे? बिल्कुल नहीं। उन्हें अब कुछ ऐसा करना था जो भारत के लोगों ने पहले कभी ना देखा हो, और वो मौका आया साल 1987 में, जब टाइटन ने बाजार में अपना असली प्रोडक्ट उतारा। साल 1987 में टाइटन ने बाजार में अपनी घड़ियों की पूरी रेंज उतारी। ये कोई आम घड़ियां नहीं थी। एचएमटी की पुरानी घड़ियों के उलट ये क्वार्ट्ज तकनीक पर बनी हुई थी। इसका सीधा मतलब था कि अब लोगों को रोज सुबह उठकर घड़ी में चाबी नहीं भरनी थी। उन्हें बस साल 2 साल में घड़ी में जो एक छोटा सा सेल डलता है उसको चेंज करना था और घड़ी लगातार चलती रहती। इन घड़ियों में स्क्रैच रेजिस्टेंट सफायर क्रिस्टल शीशा लगा था। ये पानी से खराब नहीं होती थी और इनमें मल्टी फंक्शन क्रोनोग्राफ जैसी खूबियां थी। एक मल्टी फंक्शन क्रोनोग्राफ घड़ी में स्टॉप वॉच, 24 आवर टाइम साइकिल, दिन तारीख बताने वाले इंडिकेटर या टैकीमीटर जैसी सुविधाएं होती हैं, जो उस वक्त भारत में किसी ने सोची भी नहीं थी। लॉन्च के वक्त टाइटन ने 5 अलग अलग कलेक्शंस बाजार में उतारी। इनके नाम थे एग्जैक्टा, फास्ट ट्रैक, क्लासिक, स्पेक्ट्रा और रॉयल। यूथ के लिए बने स्पोर्टी फास्ट ट्रैक की कीमत सिर्फ 350 रुपए रखी गई थी, जबकि सोने की परत वाले सबसे महंगे रॉयल की कीमत 700 रुपए रखी गई थी। इनमें से चमड़े के स्ट्रैप वाली क्लासिक रेंज लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आई और कुल बिक्री का 65% हिस्सा इसी का था। बेंगलुरु के पुराने शॉपिंग सेंटर सफीना प्लाजा के एक शोरूम से इसकी बिक्री शुरू हुई। पहले दिन टाइटन की सिर्फ 17 घड़ियां बिकी और पहले महीने का आंकड़ा महज 313 घड़ियों तक पहुंचा। अगर टाइटन के दावे की माने तो आज आलम यह है कि हर 3 सेकंड में टाइटन का एक प्रोडक्ट बिकता है। लेकिन तब कहानी ऐसी नहीं थी। यहां तक पहुंचने के लिए टाइटन को अभी एक और बड़ी जंग जीतनी थी। वो थी लोगों की सोच को बदलने की जंग। उस वक्त भारत में लोग घड़ी को सिर्फ टाइम देखने की एक मशीन मानते थे। टाइटन को इसे एक फैशन स्टेटमेंट बनाना था। टाइटन ने मार्केटिंग का ऐसा जाल बिछाया जिसने पूरे देश को अपना दीवाना बना दिया। उन्होंने सिर्फ घड़ी नहीं बेची, उन्होंने एक लाइफस्टाइल और सक्सेस का सिंबल बेचा। विज्ञापनों में इमोशनल कहानियां दिखाई गई। इन सभी स्ट्रेटजीज पर ज़र्क्सेस देसाई की पैनी नजर रहती थी। उन्होंने अखबारों में इतनी डिटेलिंग के साथ विज्ञापन छपवाए कि कस्टमर अपनी घड़ी उस विज्ञापन में ही पसंद कर सीधा दुकान आ सके। इससे जुड़ा एक मजेदार किस्सा है कि टाइटन के एड में एक बार माय डियरेस्ट वाइफ लिखा था। इस एड के अखबार में प्रिंट में जाने से पहले उसे ज़र्क्सेस देसाई खुद देखते थे। उन्होंने ये एड देखते ही पूछा कि इस शख्स की कितनी बीवियां हैं जो ये डियरेस्ट कह रहा है। फिर उस एड को इंप्रूव कर उसे माय डियर वाइफ लिखा गया। इसी तरह से प्यार, जश्न और उम्मीद की थीम पर एड बनाए गए। व्हाट इज योर स्टाइल जैसे आइकॉनिक कैंपेन चले जिसने टाइटन को पॉप कल्चर का अहम हिस्सा बना दिया। इसके साथ ही टाइटन ने बिजनेस का एक ऐसा दांव चला जो उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था। टाइटन ने बीच के डिस्ट्रीब्यूटर्स को ही हटा दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स पूरी तरह से एचएमटी के वफादार थे।
टाइटन सीधे दुकानदारों के पास गई। उन्होंने साफ कह दिया कि माल सिर्फ एडवांस पेमेंट पर मिलेगा, कोई उधार नहीं चलेगा। शुरुआत में इसका भारी विरोध हुआ, लेकिन टाइटन की सोच एकदम साफ थी। वो चाहते थे कि दुकानदारों का पैसा टाइटन के स्टॉक में फंसा रहे, ताकि वो सिर्फ टाइटन बेचने पर फोकस करे। यह बेखौफ फैसला टाइटन की शुरुआती कामयाबी का सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ। नतीजा यह हुआ कि टाइटन भारत के बाजार पर छा गई। एचएमटी का वो पुराना घमंड टूटने लगा था। लेकिन टाइटन का सफर इतना आसान नहीं था। घड़ियों के बाजार में धूम मचाने के बाद कंपनी के सामने एक ऐसा संकट आया जिसने उन्हें एक बिल्कुल नए बाजार में धकेल दिया। और इसी नए बाजार में टाइटन से एक ऐसी भयंकर गलती हुई जिसने पूरे टाटा ग्रुप की नींव हिलाकर रख दी। नब्बे का दशक आ चुका था। भारत की इकोनॉमी के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खुल गए थे। देश में उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन की आंधी चल रही थी। इस आंधी के साथ ही दुनिया भर के बड़े और धाकड़ विदेशी ब्रांड्स भारत के बाजार में घुसने लगे थे। अब तक टाइटन की लड़ाई सिर्फ एचएमटी जैसी एक थकी हुई सरकारी कंपनी से थी, लेकिन अब मुकाबला सीधा स्विस और जापानी दिग्गजों से था। लोगों को लगने लगा था कि विदेशी ब्रांड्स की सुनामी में टाइटन तिनके की तरह उड़ जाएगा। विदेशी घड़ियों के पास 100 सालों का इतिहास था। उनके पास बेहतरीन तकनीक थी, लेकिन टाइटन के कर्ता धर्ता ज़र्क्सेस देसाई घबराने वालों में से नहीं थे। उनका विजन एकदम साफ था। उन्होंने ठान लिया था कि टाइटन विदेशी कंपनियों की अंधी नकल नहीं करेगा। उनका पूरा फोकस डिजाइन लेड इनोवेशन पर था। देसाई ने यह तय कर लिया था कि टाइटन की घड़ियां सिर्फ सस्ती और टिकाऊ नहीं होंगी, ये घड़ियां प्रीमियम और बेहद खूबसूरत होंगी। देसाई बाजार की नब्ज पहचानते थे। टाइटन ने समझ लिया था कि भारत के लोग अब फैशन को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। अब घड़ी सिर्फ टाइम देखने का डिब्बा नहीं रह गई थी। इसलिए उन्होंने विदेशी ब्रांड्स को उनके ही खेल में मात देने के लिए एक जबरदस्त दांव चला। उन्होंने दुनिया के जाने माने डिजाइनर्स के साथ पार्टनरशिप की। टाइटन ने बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का तो सहारा लिया ही, साथ ही आगे चलकर टॉमी हिलफिगर, फ्यूक और पुलिस जैसे बड़े ग्लोबल ब्रांड्स के साथ भी भारत के लिए पार्टनरशिप की, ताकि कस्टमर्स को एकदम वर्ल्ड क्लास फैशन मिल सके। इन विदेशी और देसी डिजाइनर्स की मदद से घड़ियों के डायल से लेकर स्ट्रैप और यहां तक की पैकेजिंग को भी एकदम नया और शानदार रूप दिया गया। घड़ी अब एक लग्जरी आइटम की तरह बॉक्स में पैक होकर आने लगी, लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। विदेशी कंपनियों की इस आंधी से निकलने के लिए टाइटन ने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ा जिसका जवाब किसी विदेशी कंपनी के पास नहीं था। उन्होंने खास तौर पर औरतों के लिए रागा कलेक्शन लॉन्च की। जरा सोचिए, कोई विदेशी कंपनी जो सूट बूट के हिसाब से घड़ी बनाती हो, वो एक भारी भरकम भारतीय साड़ी या लहंगे के साथ अपनी घड़ी को कैसे मैच करेगी? टाइटन ने ठीक इसी कमी को पकड़ा। उन्होंने रागा कलेक्शन में ऐसे डिजाइन और मोटिव्स डाले जो सीधे भारतीय महिलाओं की पसंद से मेल खाते थे। इन घड़ियों में भारतीय गहनों और साड़ियों वाली कारीगरी की झलक होती थी। उनका स्ट्रैप किसी सोने के कंगन जैसा दिखता था। डायल पर मीनाकारी जैसे डिजाइन होते थे। विदेशी ब्रांड्स के पास इस पक्के इंडियन टच का कोई जवाब नहीं था। जो महिलाएं पहले सिर्फ सोने की चूड़ियां या कंगन पहनती थीं, उनकी कलाइयों पर अब रागा ने अपनी पक्की जगह बना ली थी। टाइटन ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि भारत के बाजार में राज वही करेगा जो हिंदुस्तानियों के दिल की धड़कन पढ़ना जानता है। टाइटन ने शानदार घड़ियां तो बना ली थी, लेकिन असली चुनौती थी उन्हें लोगों तक पहुंचाना। उस दौर में घड़ियों के विज्ञापन बेहद उबाऊ होते थे। अखबारों में सिर्फ घड़ी की फोटो और उसकी कीमत छपी रहती थी। लेकिन ज़र्क्सेस देसाई का विजन अलग था। उन्होंने इस काम के लिए देश की सबसे मशहूर विज्ञापन एजेंसी ओगलवी एंड मेदर को चुना। देसाई और ओगलवी की टीम ने मिलकर तय किया कि वो लोगों को घड़ी नहीं बेचेंगे, वो जज्बात और रिश्ते बेचेंगे। इसी दौरान एक ऐसी धुन की तलाश शुरू हुई जो टाइटन की पहचान बन सके। यहां एंट्री होती है ओगलवी के नेशनल क्रिएटिव डायरेक्टर सुरेश मलिक की। सुरेश मलिक ने 1984 में आई मशहूर हॉलीवुड फिल्म अमाडियस देखी थी। यह फिल्म दुनिया के सबसे महान संगीतकार मोजार्ट के जीवन पर बनी थी। सुरेश मलिक ने देसाई को मोजार्ट की 25वीं सिम्फनी वाली धुन का सुझाव दिया। ज़र्क्सेस देसाई खुद वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक के बड़े दीवाने थे। उन्होंने सुनते ही इस धुन को फाइनल कर दिया और इस तरह जन्म हुआ भारत की सबसे आइकॉनिक एडवर्टाइजिंग ट्यून का।
इस धुन के साथ टाइटन ने जॉय ऑफ गिफ्टिंग यानी तोहफा देने की खुशी वाले शानदार विज्ञापन बनाए। इन विज्ञापनों की कहानी ऐसी होती थी जिसे देख कोई भी इमोशनल हो जाए। मसलन आपको वो ऐड याद ही होगा जिसमें एक रिटायर हो रहा बुजुर्ग प्रोफेसर अपनी क्लास में आखिरी बार पढ़ाने आता है। क्लास में एकदम सन्नाटा है। अचानक एक बच्चा अपने डेस्क को थपथपाकर आवाज करने लगता है। फिर दूसरा बच्चा साथ देता है। धीरे धीरे पूरी क्लास डेस्क थपथपाकर एक रिदम बनाती है और मोजार्ट की वही टाइटन वाली धुन मुंह से गुनगुनाने लगती है। बच्चे एक एक करके प्रोफेसर के पास जाते हैं और उन्हें विदाई का एक छोटा सा पैकेट देते हैं। प्रोफेसर जब उसे खोलता है तो उसमें टाइटन की एक खूबसूरत घड़ी होती है। इस विज्ञापन में कोई डायलॉग नहीं था, कोई वॉइस ओवर नहीं था, सिर्फ जज्बात थे। ऐसे विज्ञापनों ने टाइटन को महज एक घड़ी से बदलकर भारत का सबसे बड़ा इमोशनल गिफ्ट बना दिया। शादी हो, विदाई हो या पहला प्यार, टाइटन हर रिश्ते की गवाही देने लगा। लेकिन विज्ञापनों से पैदा हुई इस दीवानगी को असली मुनाफे में बदलने का जादू किया टाइटन के वाइस प्रेसिडेंट प्रदीप पंत ने। टाइटन की कामयाबी में उनका बहुत बड़ा हाथ था। 80 के दशक में घड़ियों को बेचने का तरीका बहुत ही पुराना और बोरिंग था। दुकानदार एचएमटी के पुराने ढर्रे पर चल रहे थे। पंत ने इस पुराने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को पूरी तरह तोड़ दिया। उन्होंने तय किया कि टाइटन की घड़ियां पुरानी धूल भरी दुकानों में नहीं बिकेंगी। उन्होंने पूरे देश में फ्रेंचाइजी मॉडल पर टाइटन के अपने एक्सक्लूसिव शोरूम्स का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा किया। ये कोई आम दुकानें नहीं थी, ये लग्जरी बुटीक जैसी थी। पंत ने ऐसे रिटेल स्टोर्स बनाए जहां कस्टमर सर्विस एकदम इंटरनेशनल लेवल की होती थी। ग्राहक जब वहां जाता था तो उसे एसी की ठंडी हवा, साफ सुथरे शीशे के काउंटर और बेहद तमीज से बात करने वाला स्टाफ मिलता था। वहां जाकर ग्राहक सिर्फ घड़ी नहीं खरीदता था, बल्कि एक शानदार एक्सपीरियंस लेकर लौटता था। इसी बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूशन और कस्टमर सर्विस ने ग्राहकों के दिलों में टाइटन के लिए ऐसी लॉयल्टी पैदा कर दी जिसने टाइटन को बाजार का बेताज बादशाह बना दिया। यह 1990 की दशक की शुरुआत की बात है। भारत सरकार के पास फॉरेक्स यानी विदेशी मुद्रा की भारी कमी हो गई थी। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने टाइटन जैसी कंपनियों को एक कड़ा फरमान सुनाया। सरकार ने कहा कि घड़ियों के पुर्जे इंपोर्ट करने के लिए सरकार के पास अब डॉलर नहीं है। टाइटन को खुद अपना सामान विदेशों में एक्सपोर्ट करके अपनी विदेशी मुद्रा कमानी होगी। देसाई फिर से सोच में पड़ गए। वो ऐसा क्या बनाएं जिसे विदेशी बाजार में आसानी से बेचा जा सके। इसी दौरान देसाई मुंबई में वर्ल्ड वॉच एंड ज्वेलरी शो नाम की एक एग्जीबिशन देखने गए थे। वहीं उनके दिमाग में गहनों का आइडिया आया। उन्हें लगा कि विदेशी मुद्रा कमाने के लिए गहने एक्सपोर्ट करना सबसे सही रास्ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए साल 1994 में टाइटन ने अपने ज्वेलरी ब्रांड को लॉन्च कर दिया। उस्ताद ज़र्क्सेस देसाई ने इसका नाम भी बहुत सोच समझ कर रखा। टाटा का टा और संस्कृत के शब्द निष्क यानी सोने का आभूषण, दोनों को मिलाकर नया नाम बना तनिष्क। लेकिन यहां टाइटन से एक भयंकर गलती हो गई। इस बिजनेस ने शुरुआती 7 सालों तक बाजार में भारी संघर्ष किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट को ध्यान में रखते हुए तनिष्क ने भारत में 18 कैरेट सोने के गहने बेचने शुरू कर दिए थे। उन्होंने सोचा था कि भारतीय महिलाएं भी यूरोप की तरह हल्की और डिजाइनर ज्वेलरी पहनना पसंद करेंगी। लेकिन भारत में सोना सिर्फ एक गहना नहीं होता, ये एक इन्वेस्टमेंट भी है। ये बुरे वक्त का साथी है। भारतीय लोग सिर्फ 22 कैरेट सोने पर भरोसा करते थे। लोगों का अपने पुश्तैनी और फैमिली ज्वेलर्स पर जो भरोसा था, उसे तोड़ना तनिष्क के लिए नामुमकिन साबित हो रहा था। नतीजा ये हुआ कि तनिष्क के शोरूम खाली पड़े रहते थे। कंपनी को भारी नुकसान होने लगा। हालत इतनी खराब हो गई कि शेयर बाजार में इस ब्रांड का शेयर गिरकर महज 2 रुपए का रह गया था। पूरी कंपनी बर्बादी की कगार पर खड़ी हो गई। लोग कहने लगे कि टाटा को सुनारों के धंधे में नहीं पड़ना चाहिए था। खुद कंपनी ने इस बात को टाइटन की 1996-97 की एनुअल रिपोर्ट में माना था। उन्होंने साफ लिखा कि भारत में 22 कैरेट सोने की जो भारी डिमांड है, उसे यूं ही नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी भारी गलती का एहसास टाइटन के लिए एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत बना। तनिष्क को अब समझ आ गया कि उन्हें बाजार को अपने हिसाब से नहीं, बल्कि बाजार के हिसाब से खुद को बदलना होगा। और यहीं से जन्म हुआ एक ऐसी बिजनेस स्ट्रेटजी का जिसने पूरे देश में गहने के धंधे से जुड़े लोगों की रातों की नींद उड़ा दी। साल 2002-03 का दौर था।
तनिष्क ने बाजार की नब्ज पकड़ते हुए 22 कैरेट सोने के गहने बेचने शुरू कर दिए। लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं था। उन्हें लोगों का वो अटूट भरोसा अपनी तरफ शिफ्ट करना था जो उनका पहले अपने पुश्तैनी जूलर्स पर टिका था। इसी भरोसे को कमाने के लिए तनिष्क ने एक बहुत ही गजब का और अनोखा दांव चला। उन्होंने भारी तादाद में कैरेट मीटर नाम की मशीनें खरीदी। उस वक्त एक कैरेट मीटर मशीन की भारी भरकम कीमत 12 लाख रुपए हुआ करती थी। भारत के इतिहास में यह पहली बार था जब कोई मशीन गहनों की असली शुद्धता एकदम सटीक तरीके से नाप सकती थी। यह मशीन तुरंत बता देती थी कि सोना 18 कैरेट का है या 22 कैरेट का, या फिर उसमें कोई मिलावट की गई है। तनिष्क ने लोगों को बुलाया कि आइए और अपने सोने की शुद्धता चेक करवाइए। जब लोगों ने अपना खानदानी सोना चेक करवाया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जांच में जो गहने आए उनमें से 58% गहने 22 कैरेट से कम शुद्धता वाले निकले। पुश्तैनी सुनार सालों से ग्राहकों को 22 कैरेट का पैसा लेकर कम शुद्धता वाला सोना थमा रहे थे। लेकिन यहां एक नई परेशानी खड़ी हो गई। लोग इस सच्चाई को जानकर खुश होने की बजाय उल्टे तनिष्क पर ही भड़कने लगे। ग्राहक गुस्से में कहते कि आप हमें ये तो बता रहे हैं कि हमारा सोना अशुद्ध है, लेकिन आप हमारी मदद तो कर ही नहीं रहे हैं। यहीं पर तनिष्क ने अपना वो ऐतिहासिक पैंतरा आजमाया जिसने उसे देश का सबसे भरोसेमंद ब्रांड बना दिया। उन्होंने एक नई स्कीम लॉन्च की जिसका नाम था इम्प्योर टू प्योर। इस स्कीम का सीधा सा फंडा था, अगर आपका पुराना सोना 19 कैरेट से ऊपर की शुद्धता का है तो तनिष्क उसे अपने 22 कैरेट के शुद्ध गहनों से बदल देगा। ग्राहकों से इसके बदले सिर्फ मेकिंग चार्जेस यानी गहने को गढ़ने की कीमत ली जाएगी। यह फैसला भारत के सुनार बाजार के लिए किसी क्रांति से कम नहीं था। इस एक स्कीम ने ग्राहकों के दिलों में तनिष्क के लिए शुद्धता और भरोसे की एक ऐसी पक्की नींव रख दी जिसे कोई नहीं हिला सका। जो तनिष्क कल तक डूब रहा था वो अब बाजार का बेताज बादशाह बनने की राह पर निकल चुका था। वक्त का पहिया घूम रहा था। साल 2002 आ चुका था। टाइटन को फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाले ज़र्क्सेस देसाई रिटायर हो गए। अब कंपनी की कमान आई भास्कर भट्ट के हाथों में। भट्ट का काम करने का अंदाजा देसाई से बिल्कुल अलग था। देसाई जहां हर छोटी से छोटी चीज पर खुद पैनी नजर रखते थे, वहीं भास्कर भट्ट अपने कर्मचारियों को पूरी आजादी देने में यकीन रखते थे। वो लोगों के नए आइडियाज को बहुत ध्यान से सुनते थे। इन्हीं आइडियाज और भास्कर भट्ट के नए विजन के दम पर टाइटन ने तय किया कि वो सिर्फ घड़ियों और गहनों तक सीमित नहीं रहेंगे। उन्होंने एक ऐसे बाजार पर नजर गड़ाई जो पूरी तरह से असंगठित यानी अनऑर्गेनाइज था। ये बाजार था चश्मों का। साल 2007 में टाइटन ने टाइटन आई प्लस के नाम से इस चश्मों के बाजार में धमाकेदार एंट्री मारी। यहां भी उन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया। उन्होंने चश्मों के धंधे में अपना वही पुराना और हिट फॉर्मूला लगाया। बेहतरीन डिजाइन, पारदर्शी प्राइसिंग और शानदार कस्टमर सर्विस। जो लोग पहले चश्मे के लिए छोटी छोटी दुकानों पर जाते थे, उन्हें अब टाइटन के बड़े और चकाचौंध वाले शोरूम में फ्री और सटीक आई टेस्टिंग की सुविधा मिलने लगी। टाइटन ने चश्मे को भी एक मजबूरी से निकालकर एक फैशन और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बना दिया। लेकिन भास्कर भट्ट और टाइटन की हिम्मत का असली टेस्ट होना अभी बाकी था। यह टेस्ट हुआ साल 2008 में, जब पूरी दुनिया में भयंकर आर्थिक मंदी आई। अमेरिका से शुरू हुई इस मंदी ने भारत के बाजार को भी अपनी चपेट में ले लिया। उस वक्त ग्लोबल ब्रांड से लेकर बड़ी बड़ी देसी कंपनियां तक बुरी तरह घबरा गई थी। सब अपना खर्चा कम कर रही थी। विज्ञापन और मार्केटिंग के बजट काटे जा रहे थे। लेकिन यहां टाइटन ने बिल्कुल उल्टा दांव खेला। उन्होंने मंदी के इस खौफनाक माहौल में भी अपनी हिम्मत नहीं हारी। टाइटन की सोच एकदम साफ थी। जब बाकी कंपनियां खामोश हैं तो अपनी आवाज को और बुलंद करने का यही सबसे सही वक्त है। उन्होंने अपने मार्केटिंग बजट को कम करने के बजाय ब्रांड बिल्डिंग पर पैसा लगाना जारी रखा। उन्होंने मंदी के बीच भी बेखौफ होकर नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। नतीजा यह हुआ कि जब बाजार सुधरा और मंदी के काले बादल छटे तो टाइटन को अपनी इस हिम्मत का सबसे बड़ा फायदा मिला। कस्टमर के दिमाग में सिर्फ टाइटन का नाम छपा हुआ था। वो मंदी के बाद अपने सारे विरोधियों से मीलों आगे निकल चुके थे। 21वीं सदी की शुरुआत में तनिष्क भले ही कैरेट मीटर के दम पर बाजार में वापसी कर रहा था, लेकिन शेयर बाजार में टाइटन की हालत बहुत खराब थी। कंपनी ने यूरोप के बाजार में जो एंट्री मारी थी वो पूरी तरह फ्लॉप हो चुकी थी। इस यूरोप के बिजनेस से टाइटन को 182 करोड़ रुपए का भयंकर घाटा हुआ था।
शेयर बाजार में कंपनी का शेयर बुरी तरह पिट चुका था और इसका भविष्य अंधकार में दिख रहा था। उसी वक्त मुंबई की दलाल स्ट्रीट में एक युवा ट्रेडर तेजी से अपना नाम बना रहा था। उसका नाम था राकेश झुनझुनवाला। एक दिन झुनझुनवाला अपने ऑफिस में बैठे थे, तभी उन्हें डाकी नाम के एक ब्रोकर का फोन आया। डाकी ने बताया कि बाजार में टाइटन का शेयर 34 रुपए पर चल रहा है, लेकिन वो उन्हें 5 लाख शेयर्स 32 रुपए के भाव पर दिलवा सकता है। झुनझुनवाला ने तुरंत अपने एक दोस्त लशित को फोन घुमाया और इस डील पर राय मांगी। लशित ने उन्हें साफ मना कर दिया। लशित ने अंदर की खबर देते हुए बताया कि विदेशी कंपनी मॉर्गन स्टैनली बाजार में टाइटन के 90 लाख शेयर डंप करने वाली है, यानी बेचने वाली है। इससे टाइटन का शेयर और भी ज्यादा नीचे गिरेगा, इसलिए अभी इसे खरीदना सबसे बड़ी बेवकूफी होगा। लेकिन झुनझुनवाला तो झुनझुनवाला थे। वो हमेशा बाजार की उल्टी दिशा में तैरना पसंद करते थे। उन्होंने दोस्त की बात नहीं मानी और 32 रुपए के भाव पर वो 5 लाख शेयर्स खरीद लिए। धीरे धीरे उन्होंने टाइटन के 12,50,000 शेयर्स जमा कर लिए। कुछ ही वक्त बाद जब शेयर्स की कीमत चढ़कर 43 से 44 रुपए के बीच पहुंची, तो झुनझुनवाला ने कंपनी के मैनेजमेंट से रूबरू होने का फैसला किया। वो टाइटन के नए मैनेजिंग डायरेक्टर भास्कर भट्ट से मिलने उनके ऑफिस पहुंचे। झुनझुनवाला ने इससे पहले भी टाटा के कई ऑफिस देखे थे, लेकिन टाइटन का ऑफिस एकदम अलग था। वहां सब कुछ बहुत वाइब्रेंट था और सारे कर्मचारी एकदम युवा थे। मीटिंग शाम 6 बजे तय थी। भास्कर भट्ट एक बेहद अनुशासित इंसान थे, लेकिन उस दिन एक यूनियन मीटिंग की वजह से उन्हें 30 मिनट की देरी हो गई। झुनझुनवाला को एक कॉन्फ्रेंस रूम में बिठाया गया। शाम 6:45 पर भास्कर भट्ट कमरे में आए और दोनों के बीच मीटिंग शुरू हुई। यह कोई आम मीटिंग नहीं थी। यह मीटिंग पूरे 4 घंटे तक चली और रात 10:45 पर खत्म हुई। इस दौरान भास्कर भट्ट की पत्नी ने उन्हें 6 बार फोन किया। आखिर में भास्कर भट्ट को अपनी सेक्रेटरी से कहना पड़ा कि वो फोन अंदर ट्रांसफर कर दे। इन 4 घंटों में भास्कर भट्ट ने झुनझुनवाला को कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर बता दिया। उन्होंने बड़ी ईमानदारी से माना कि कंपनी के सामने मुश्किलें बहुत बड़ी हैं, लेकिन वो हर हाल में कंपनी को वापस पटरी पर लाएंगे। झुनझुनवाला इस ईमानदारी और काम के प्रति उनके पागलपन के दीवाने हो गए। झुनझुनवाला को यह भी पता था कि भारत का गहना बाजार 1 लाख करोड़ का है, जिसमें ब्रांडेड गहनों का हिस्सा सिर्फ 5% है। उन्हें यकीन था कि तनिष्क आने वाले वक्त में इस 5% को 20% तक लेकर जाएगा। लेकिन यहां आपके दिमाग में एक बात और आएगी कि कोई भी कंपनी का मालिक किसी ब्रोकर से क्यों मिलेगा। यहीं पर शेयर बाजार में बिग बुल का कॉन्सेप्ट आता है। जिस आदमी के पास शेयर्स भरमार में हो, यानी लाखों में हो, उस आदमी से मिलने के लिए कंपनी के मालिक हमेशा तैयार रहते हैं। इसी एक मीटिंग ने झुनझुनवाला के भरोसे को इतना पक्का कर दिया कि उन्होंने फिर कभी मुड़कर नहीं देखा। साल 2008 में जब भयानक मंदी के दौरान टाइटन का शेयर 1600 रुपए से गिरकर 600 रुपए पर आ गया था, तब भी उन्होंने घबराकर अपना एक भी शेयर नहीं बेचा। और यही वो शेयर था जिसने टाइटन को टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएटर कंपनी बना दिया। टाइटन के शेयर ने 20 सालों के अंदर 845 गुना का छप्पर फाड़ रिटर्न दिया है। जिस शेयर को झुनझुनवाला ने कौड़ियों के भाव खरीदा था, उसकी कीमत उनके निधन के वक्त 2472 रुपए तक पहुंच गई थी। अगर हम सीधा कमाई के असली आंकड़ों पर आएं, तो दिसंबर 2022 के पोर्टफोलियो के मुताबिक राकेश झुनझुनवाला के पास टाइटन के कुल शेयर्स की कीमत 12,487 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। राकेश झुनझुनवाला के निधन के वक्त उनकी कुल संपत्ति करीब 35,000 करोड़ रुपए आंकी गई थी। इस हिसाब से देखा जाए तो उनकी कुल दौलत का सबसे बड़ा हिस्सा, यानी करीब 1/3 पैसा सिर्फ और सिर्फ टाइटन से ही आया था। यह शेयर उनके लिए वाकई एक ऐसा पारस का पत्थर साबित हुआ जिसने उन्हें दलाल स्ट्रीट का बेताज बादशाह बना दिया। तो इस पूरी कहानी के बाद हम वापस अपने उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने किस्सा के इस एपिसोड की शुरुआत की थी। आज भारत के बाजार में घड़ियां और गहने बेचने वाले हजारों विदेशी और देसी ब्रांड्स मौजूद हैं। बड़े से बड़े ग्लोबल नाम आज भारत में अपनी दुकानें खोल चुके हैं। फिर लोग आंख बंद करके टाइटन की तरफ ही क्यों भागते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है टाइटन का कस्टमर फर्स्ट वाला रवैया। चाहे HMT की बाबूशाही से लड़ना हो, तनिष्क की 18 कैरेट वाली गलती सुधारनी हो, या 2008 की मंदी में बिना डरे बाजार का सामना करना हो, टाइटन ने हर कदम पर अपने कस्टमर को सबसे ऊपर रखा। ये वो टाटा का अटूट भरोसा है जो इंसान को दशकों बाद भी उनके शोरूम की तरफ ही खींच लाता है।
आज टाइटन सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये उस पारसी मैनेजर की जिद और टाटा की हिम्मत की निशानी है जिसने एक पूरे देश को वक्त देखना और सोना पहनना सिखाया। तो ये थी टाटा के देश के सबसे बड़े कंज्यूमर ब्रांड बनने की पूरी कहानी, जिसे लिखा था मेरे साथी मयंक ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी सर्वेश ने। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और आगे आप कौन सा किस्सा देखना चाहते हैं उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी इस वीडियो को बनाने में मेरे और कई साथियों का योगदान रहता है, तो उनके नाम भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। मैं हूं भूपेंद्र सोनी और देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।